आज भी हमारा टॉपिक सेम रहेगा, फॉर्म, फॉर्म एलिमेंट्स, और फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर हम इनपुट एलिमेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ दिन और ये चलेगा, और ये मैं इसलिए आपको इनपुट एलिमेंट्स के बारे में पूरे डीपली समझाना चाह रहा हूँ, ताकि कल को अगर आप कोई वेब डिज़ाइन करें किसी क्लाइंट के लिए, तो आपको हर चीज़ फॉर्म के अंदर, फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर और इनपुट एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, कि कल को अगर कोई क्लाइंट बोलता है भैया मेरे को फॉर्म, वेब फॉर्म के अंदर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको पता हो कि उसके लिए कोड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल में HTML टेक्नोलॉजी को, HTML टेक्नोलॉजी के अंदर हर टैग, टैग के एट्रीब्यूट्स और उसके एलिमेंट्स के बारे में डीपली हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, और ताकि आप एक अच्छा, एक प्रो वेब डेवलपर, एक जेन्यून वेब डेवलपर बन सके और अच्छा खासा इनकम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कमा सकें। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। स्किप करेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बातें मैं बीच में बताता हूं जो आप शायद मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, प्रैक्टिस मत छोड़िए, हर वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या आउटपुट निकल रहा है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे। ओके, और सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्यों मैं 12 घंटे के अंदर आपको उसका जवाब पक्के में दूंगा। ठीक है, तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो इनपुट एलिमेंट है। फॉर्म एलिमेंट्स का पहला जो है इनपुट एलिमेंट को हम समझ रहे हैं। इनपुट एलिमेंट में अभी हमने बहुत कुछ मेजर चीज़ों को समझा है, और आज हम कुछ नया समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड आप अपना ओपन कर लीजिए। मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है, और मैं पुराने form.html पे ही काम करूँगा, जो हम अभी 2-3 दिन से कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल जो है वो कर देता हूँ इनपुट एलिमेंट्स, क्योंकि अपन फॉर्म एलिमेंट्स का पहला जो है टॉपिक इनपुट एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं। इनपुट एलिमेंट्स मतलब किस तरीके से हम अपने वेब पेज में यूज़र से कुछ डाटा इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट एलिमेंट यही होता है, आपको पता है। तो आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इनपुट एलिमेंट में, वो कर रहे हैं हम फाइल के ऊपर। फाइल मतलब फॉर एग्जांपल आपने कई वेब पेजेस में देखे होंगे, जैसे naukri.com, monster.com, ये जॉब देने वाली साइटें हैं ना, तो वो हमसे डाटा भरवाते हैं। जैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं, उनका भी फॉर्म उनके डेवलपर ने बना के रखा होगा। ठीक है, तो उसमें नाम होता है, टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम भरते हैं, लास्ट नेम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं। उसमें एक सेक्शन होता है, वो लास्ट में पूछता है भाई अपना रिज्यूम को अपलोड करो। तो रिज्यूम अपलोड करने के लिए हमको एक बटन दिया रहता है, चूज़ ए फाइल, उस पर हम क्लिक करते हैं। फिर हम हमारे कंप्यूटर में जाते हैं, अपना रिज्यूम डेस्कटॉप में पड़ा होगा या सी ड्राइव में पड़ा होगा, वहाँ से सिलेक्ट करते हैं और अपलोड करते हैं। ओके, ऐसे ही होता है। तो उसी चीज़ को हम फाइल बोलते हैं। अब हम अपने वेब पेज पे उसको कैसे बनाएंगे, कैसे कोड करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल, हम सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि ये फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फॉर्म को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं फॉर्म का ओपनिंग टैग खोलूँगा, और इसके साथ विजुअल स्टूडियो कोड क्लोजिंग टैग भी लगा देता है, क्योंकि फॉर्म में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं। ठीक है, मैं एंटर करूँगा, क्योंकि अब इसके बीच में मैं फॉर्म के एलिमेंट्स रखूँगा, जो एक फॉर्म के अंदर जो जो कंटेंट होने चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर डालूंगा। और मैं अभी फ़िलहाल जो फॉर्म एलिमेंट्स को जो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें इनपुट एलिमेंट्स को पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनपुट करवा रहा हूँ अभी। तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे फाइल का, अगर मुझे वो डिज़ाइन करना है, तो मैं ऑब्वियस बात है लेबल दूंगा, ताकि मैं यूज़र से पूछवा सकूं कि भाई ये तुमको अब करना है। ठीक है, तो लेबल के लिए मैं 4 एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा। आपको पता है 4 एट्रीब्यूट किस लिए काम आता है। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फाइल, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, सॉरी। और मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, और यहाँ लेबल डाल देता हूँ अपलोड योर रिज्यूमे। ओके, मैं यूज़र को डिस्प्ले करवाऊंगा, भाई अब अपना रिज्यूम अपलोड कर दो। ठीक है, तो एंटर करके मैं यहाँ पे अब इनपुट खोलूँगा, और इनपुट में मैं जो टाइप दूंगा वो बस आपको फाइल देना है। ठीक है, फाइल देंगे, और फाइल के बाद मैं यहाँ पे अपना आईडी दूंगा, ताकि मैं रिलेशन बना सकूँ इसके साथ, लेबल के साथ, है ना। तो मेरा आईडी जो सेम होगा 4 की वैल्यू के जैसे ही होना चाहिए। और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, इस पूरा इंटायर इनपुट को एक नेम दे देता हूँ, और दे देता हूँ माई फाइल।
ओके, ये हो गया। मैं यहाँ इनपुट को क्लोज कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और मैं ये पोर्ट को डिस्पोज कर देता हूँ और फिर से कूल लाइव पे जाता हूँ। और जैसे मैं जाऊँगा मेरा एक पेज खुल जाएगा और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा आ गया, ये तो मेरा लेबल हो गया। और यहाँ पे चूज़ फाइल करके एक बटन बनाया और साइड में लिखा है कि नो फाइल चूज़र, क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल चूज़ नहीं किया, तो हम यूज़र हैं अभी, यही समझ लीजिए। और मैं इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ, या आप CSS के थ्रू या BR के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप CSS के थ्रू ही इसको आप एक थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा दे सकते हो। तो CSS में अपन कवर करेंगे। फिलहाल हम अपन स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि HTML में स्ट्रक्चर ही बनाना होता है और उसके बाद ब्यूटी देने का काम CSS का होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ही है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे कि मैंने इनपुट एलिमेंट फाइल दिया है और यहाँ पे जो है एक इस टाइप का बन के आ गया है, तो आप चूज़ फाइल करेंगे तो ये कुछ आपका इस तरीके से अपन फाइल को चूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कवर लेटर जो है उसको कर रहा हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे देखिए अब कवर लेटर डॉक्स ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो और जैसे ही हम चूज़ फाइल करने के बाद अपलोड बटन को दबाएंगे और अपलोड में क्या होगा, हमारे सर्वर में वो सबमिट हो जाएगा। या हमने फाइल कर दिया, सबमिट बटन हम दबाएंगे तो ये हमारा सर्वर में अटैच हो जाएगा, ये पूरा इनका डॉक्यूमेंट इनके कंप्यूटर से उठ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइल इनपुट कराना। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे फाइल इनपुट। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये होता है फाइल इनपुट करवाना यूज़र से। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अपना, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, एक के ऊपर एक ना आए इसलिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको कोई बर्थडे डेट सिलेक्ट करवाना हो। डेट एक अलग होता है, जिसमें डेट में तो आप डेट पूरा मंथ ईयर और डेट और ईयर तीनों आप कर सकते हो, कैलेंडर से भी चूज़ करो। और मान लीजिए अगर आपको सिर्फ मंथ इनपुट करवाना है, सिर्फ महीना इनपुट करना है ना, किसी बर्थडे पे ये कौन से महीने में, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी एक तरीका है। सेम हम जैसे मान लीजिए लेबल दे देते हैं, लेबल दिया, 4 दिया और 4 में हम दे देते हैं बी डेट दे देते हैं एक, है ना, बी डेट दे देते हैं। और यहाँ पे मैं लेबल दे देता हूँ कि बर्थडे, है ना, बर्थडे दे देता हूँ। और यहाँ पे देता हूँ कि मंथ और ईयर ही डाल दो भैया, है ना, मंथ और ईयर डाल दो। ऐसा कुछ मैं लेबल यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ये सब देता हूँ और मैं लेबल यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया है। ओके, और मैं यहाँ पे अब इनपुट खोलता हूँ और इनपुट कराने के लिए मेरे को टाइप जो है वो मैं यहाँ पे दूंगा मंथ। ओके, आप मंथ दीजिए, आपका काम डन हो गया। उसके बाद वही सेम आईडी में आपको सेम वही देना है जो आपने 4 में दिया लेबल के, और नेम दे दीजिए। और नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको लगता है, जैसे देते हैं कि बी डे मंथ दे दीजिए। ओके, और मैं इसको वो कर देता हूँ और मैं यहाँ सेव कर देता हूँ और अपन चलते हैं इधर। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, लेबल जो दिया था बर्थडे मंथ एंड ईयर और डॉट डॉट सेमीकोलन, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ही चीज़ आ रही है, मंथ और ईयर। तो ऑब्वियस बात है ये लंबा वाला जो है वो ईयर के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे सॉरी मंथ वाला जो है ये इसमें आएगा पहले, और मैं यहाँ मार्च एम दबाएंगे तो मार्च आ जाएगा, फेब्रुवरी दबाएंगे तो फेब आ जाएगा, जे दबाएंगे कीबोर्ड तो जून आ जाएगा, जुलाई भी आ जाएगा, एक और बार दबाएंगे तो जनवरी आ जाएगा। ठीक है, टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। तो यहाँ आप जो भी आपका मंथ ईयर आप जो है वो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। कैलेंडर से भी जा सकते हैं, कैलेंडर में भी सिर्फ आपका दो ही चीज़ दिखेगा, सिर्फ मंथ और ईयर, है ना। तो यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मार्च चूज़ करता हूँ, मार्च आ जाएगा, और मैं यहाँ पे ईयर जो है यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ईयर जो मुझे चेंज करना हो
मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 1985 का जुलाई मैंने चूज़ कर दिया। तो ये कई बार काम आता है हमारा किसी न किसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए कि डेट तो एक होता है जिसमें कंप्लीट पूरा कैलेंडर बनता है, जिसमें डेट भी आएगा, मंथ भी आएगा और ईयर भी आएगा, जो मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था। ओके, बर्थ अब एक होता है मंथ, तो मंथ में आप ईयर और मंथ दोनों चुन सकते हो, डेट की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो मंथ लगा के आप इस तरीके से, अगर जैसे बर्थडे किसी से पूछवाना, भैया चलो बर्थडे में मंथ और ईयर क्या है आपका, डेट नहीं चाहिए, तो इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। इसमें जो वो डेट पिकर आएगा उसमें डेट नहीं आएगा, सिर्फ आपका मंथ और ईयर आएगा, ठीक है। और अगर आप दिस मंथ करेंगे तो ये महीने का, जैसे जून चल रहा है 2020 साल चल रहा है, उसका आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, जैसे बर्थडे के लिए नहीं, जॉइनिंग डेट, भैया आपने कौन से महीने में कंपनी ज्वाइन किया था, वो भी एक कंटेंट डाल के आप इसका यूज़ करवा सकते हो अपने वेब पेज में, है ना। वो जैसा भी डिज़ाइनिंग में आपको काम आ सके, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो टाइप मंथ का। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप इनपुट में टाइप मंथ का रूल क्या रहता है। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अपन तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा जो है नंबर होता है, ठीक है। अभी तक अपन ने टेक्स्ट देखा, ठीक है, ABC टेक्स्ट में, जैसे नेम में अपन ने यूज़ किया था टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम में यूज़ किया था टेक्स्ट बॉक्स। जिन्होंने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो वो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, शुरू से लेके अभी तक मैंने HTML के हर चीज़ के बारे में समझाया है, और उसमें मैंने हर चीज़ को बारे में क्लियरली प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो नंबर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट बॉक्सेस आप बनाना बताए थे, उसमें अपन ABCD 1 2 3 4 5 भी डाल सकते। एक नंबर वाला भी इनपुट होता है, उसमें क्या है, आप यूज़र से नंबर अकेला इनपुट करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। सेम उसके लिए भी आप जो है लेबल लगा लीजिए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन किस चीज़ का लेबल लगाते हैं वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, मैं 4 में ले लेता हूँ कुछ क्या ले लूँ, कंटेंट क्वांटिटी ले लेता हूँ ना, हम क्वांटिटी के ऊपर बात, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी डालो भैया अपना 1 से 5 के बीच में, मैं ऐसे भी लिखवा देता हूँ ना, वो आप अपने मर्जी से कुछ भी जहाँ आपको सूट कर सकते, सही कंटेंट पे सही इनपुट को करवाइएगा तो बढ़िया रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ, भैया क्वांटिटी बताओ, तो मैं 1 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, या मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ क्वांटिटी बिटवीन 1 kg to 5 kg, है ना। ओके, तो अब मैं ये करवा दिया। उसके बाद मैं अब इनपुट पे आ जाऊँ, सॉरी इनपुट पे आ गया। इनपुट पे मैं टाइप जो लूँगा वो यहाँ पे लूँगा नंबर। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको सजेशन दे देगा, नंबर भी यूज़ होता है इनपुट टाइप में, ठीक है। और आईडी जो दे दूँगा वो सेम दूँगा, क्योंकि आपको पता है रिलेशन बनाने के लिए। तो क्वांटिटी आईडी में दूँगा, ओ सॉरी, ठीक है। तो स्पेलिंग ध्यान से देखना कि स्पेलिंग आपका सेम मैच करना चाहिए। ओके, क्वांटिटी देने के बाद मैं तीसरा एट्रीब्यूट जो है इनपुट में वो करूँगा नेम, और नेम में डाल देता हूँ क्वांटिटी ही डाल देता हूँ, क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर का। तो अब ये अपन देखते हैं इसको करके। मैं इसमें कुछ 2 एट्रीब्यूट्स और हैं जो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पहले नंबर बताता हूँ, नंबर कर क्या रहा है। सेव करिए और मैं इसको विजुअल स्टूडियो उसमें जाते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है ना, अपन ये बिटवीन हटा देते हैं। अभी ये मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले ये पहले चीज़ बता देता हूँ। सेव करता हूँ, बिटवीन हटा दिया। तो अभी देखिए लेबल तो मेरा क्वांटिटी हो गया, है ना। अब नंबर हमने यूज़ करना है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट यूज़ नहीं करना है। तो नंबर के लिए यहाँ पे सिर्फ नंबर ही आएगा, आप टेक्स्ट कुछ नहीं लिख सकते। देखिए मैं कीबोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे आप नंबर चूज़ कर सकते हैं, भैया नंबर ये है 15 किलो,
या जो भी आपको, कितने बच्चे हैं क्वांटिटी में, 10 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो ये नंबर का बॉक्स है। अब इसमें मैं जो बता रहा था ना, अब मान लीजिए मैं यूज़र से करवाना चाहिए भैया 1 किलो से 5 किलो के बीच में कुछ भी आप चल लो, उतना हमारे पास स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल में भी वो मैसेज डाल देता हूँ कि बिटवीन 1 kg to 5 kg ही आपके पास ऑप्शन है। तो क्या मैं इसमें कर सकता हूँ अभी, जैसे मैं अगर इसको सेव कर दूँ तो ये लेबल भी यहाँ पे आ गया, तो क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ? नहीं, 5 किलो के ऊपर भी चला जा रहा है, 14-15 भी चला जा रहा नंबर, है ना, और यहाँ पे माइनस में भी चला जा रहा है ना, ज़ीरो के बाद। तो ये क्या मैं इस पर रोक लगा सकता हूँ, एक स्टॉप लगा सकता हूँ कि भाई 1 से 5 के बीच में सिलेक्ट हो? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना अपन, एक मिनिमम और मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में था शायद, है ना, तो वो आप लगा सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम एक एट्रीब्यूट मैंने आपको कल बताया था, तो मिनिमम लगाएंगे एट्रीब्यूट, ठीक है, और उसमें आप कर दीजिए भैया मिनिमम 1, ओके, और एक मैक्स एट्रीब्यूट भी बताया था मैंने आपको, इसमें कर दीजिए आप 5। अब सेव कर दीजिए, तो मिनिमम क्या करेगा, ये 1 पे ब्लॉक कर देगा, 1 से नीचे जाएगा तो मैसेज दे देगा। मैक्स मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा, मैक्स में जो भी वैल्यू दी उससे ज़्यादा अगर यूज़र सेलेक्ट करेगा तो एक मैसेज थ्रो कर देगा स्क्रीन पे। तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट दे दिया। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा ही आ रहा है। अब मैं यहाँ जैसे ही नीचे करूँगा तो ये 1 से 0 पे नहीं आ रहा है, और मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जाऊँगा तो 5 के ऊपर नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं नंबर्स में। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना हो नंबर्स में, रेस्ट्रिक्शन मतलब भैया इससे ज़्यादा आप अलाउ नहीं है आपको सिलेक्ट करना, तो ये रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो। या आप बोल सकते हो कि भाई मिनिमम हटा के मैक्स अकेला लगाना है, तो माइनस में चला जाएगा। जैसे मैं अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो अभी देखिए 0 है, 0 के नीचे जा रहा है माइनस में, लेकिन मैक्स अकेला मैंने यूज़ किया, मिनिमम यूज़ नहीं किया, तो वो अलाउ, रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। मैक्स के लिए मैं अगर करूँगा 1, 0 के प्लस में आएगा, 2, 3, 4, 5 और दबाऊंगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ठीक है। और मिन में मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ, 0 भी कर सकता हूँ, है ना। तो अभी 1 से नीचे नहीं जा रहा है और 5 से ऊपर नहीं जा रहा। तो ये आप नंबर में कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं रेस्ट्रिक्शन से लेके, तो उसके बारे में मैं आपको, जैसे हमारे इनपुट एलिमेंट्स के बाद और भी दूसरे एलिमेंट्स के बारे में हैं फॉर्म एलिमेंट्स में, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक बता दिया, क्योंकि कल हमने मिनिमम और मैक्स के बारे में एक समझाया था मैंने आपको एक जगह पे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो मिन और मैक्स को इनपुट के अंदर, नंबर्स के लिए भी, ओके। तो ये इसको जो बोलते हैं ना, ये मिनिमम और मैक्सिमम, ये बोलते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्शन लगाना। किसी भी बंदा अगर इनपुट कर रहा है तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने कि भाई 1 से नीचे नहीं जाएगा और 5 से ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। इसमें अपन एक और चीज़ कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक और एट्रीब्यूट है, अब यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें आप, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, सॉरी, इसकी जो वैल्यू है मैं 0 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू को अपन शो कर देते हैं, ठीक है। मैं इसमें एक एट्रीब्यूट और लगाता हूँ, इसको बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, इसमें मैं एक एट्रीब्यूट और दे दिया और मैं इसमें एक वैल्यू देता हूँ। वैल्यू आपको पता है कि अपन चेक बॉक्स वगैरह में लगाते थे, क्यों लगाते हैं पता है। और यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ तो 30 मैंने वैल्यू दे दी, इसके बारे में भी आपको पता है वैल्यू क्या होता है, इसका लॉजिक आपको पता है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी देखिएगा, तो वैल्यू मैंने 30 दे दी, तो यहाँ रजिस्टर्ड हो गया 30 वैल्यू, देखिए डिस्प्ले में। पहले क्या हो रहा था, कुछ आ रहा था, खाली आ रहा था, अभी डिफ़ॉल्ट में ही 30 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया 30 पे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बिटवीन 0 kg से लेके भैया 100 kg तक आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा मैं
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आप सोच रहे हैं भाई 0 के बाद 1 क्यों नहीं आ रहा, सीधा 10 पे क्यों आ रहा है, और 10 के बाद 20 पे क्यों आ रहा है, 20 के बाद 30 पे क्यों आ रहा है, 10 बढ़ के क्यों दिखा रहा है डिस्प्ले। उसका रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे मिनिमम तो 0 कर दिया, 0 से नीचे नहीं जाएगा। अगर मैं इसको नीचे की बटन दबाऊँ 0 से नीचे नहीं जा रहा, और मैक्सिमम मैंने 100 दिया, मैं इसको दबाते जाऊँगा, ये 100 से अब ऊपर नहीं जाएगा। ये मैंने एक नंबर्स में रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मैंने एक और एट्रीब्यूट दिया है स्टेप 10। स्टेप 10 मतलब कि भाई 10 के स्टेप में आगे बढ़ो, मतलब 10 प्लस करके, अब 0 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, 10 में मैं 10 और ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 30, 30 में ऐड करूँगा 10 तो 40, ऐसे करके ये 100 तक चला जाएगा। 10 है। अगर मैं इस स्टेप को कम कर दूँ, 5 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब स्टेप जो है 5 पे चलेगा, 30 के बाद 35 आएगा, 35 के बाद 40 आएगा, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट में ये चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होती है स्टेप करने में। तो स्टेप एट्रीब्यूट से आप नंबर्स में स्टेपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या है, वैल्यू के बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे चेक बॉक्स में रजिस्टर नहीं होता था, चेक बॉक्स में हम लोग कुछ इनपुट नहीं करा रहे हैं, सिर्फ बटन पर क्लिक होता था तो वो सिलेक्ट हो जाता था। उसके पीछे रजिस्टर होने के लिए हम वैल्यू को लगा देते। तो देखिए ये ऐसे ही होता है, जैसे मैंने वैल्यू यहाँ दिखाया आपको 30, ऐसे ही ये बैकग्राउंड में, जैसे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ फिर से, तो ये 30 से तो ये रजिस्टर्ड हो गया। सेम ऐसे ही चेकबॉक्स और रेडियो बटन में बैक साइड में ये रजिस्टर्ड हो जाता है, इसलिए हम वैल्यू दे देते थे, क्योंकि उसमें तो कॉलम में दिखता नहीं था, क्योंकि वो उसमें कोई टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं होते रेडियो बटन और चेक बॉक्स में, लेकिन बैकएंड में कोड आपको उसको रजिस्टर्ड कर देता है पीछे साइड में, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो ये था नंबर्स के ऊपर, ओके। तो नंबर्स की ये 3 चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिए। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा जब हम इनपुट रेस्ट्रिक्शंस पे आएंगे, तो ये सब चीज़ें और भी चीज़ें हैं, इसको मैं कवर करूँगा। लेकिन चूंकि हम नंबर के बारे में बता रहे थे तो मैंने बोला कि नंबर्स कहीं जगह पे यूज़ होता है, ओके। इसके बाद जो है वो एक और जो इनपुट एलिमेंट है वो है रेंज। रेंज क्या होता है कि भाई इतने से इतने के बीच का एक रेंज है ना, जिसमें स्लाइडर टाइप का बना आता है, जैसे अपन वॉल्यूम बटन होता है ना, वॉल्यूम बटन उस टाइप का। जैसे भाई वॉल्यूम बढ़ाना है 20 पे, 10 पे, 50 पे या 100 वॉल्यूम करना, वो भी आप फॉर्म में डिजाइन, क्योंकि कई बार होता है ये चीज़ अकेला वॉल्यूम के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ों के लिए भी हो सकता है। जैसे आप किसी चीज़ का वेट का ही मान लीजिए, उसका एक स्लाइडर बनाना है, रेंज बनाना है आपको, वो भी कर सकते हो आप। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कि क्या करना पड़ेगा, लेबल लगाएंगे हम, और लेबल में एज सेम हम 4 ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम का एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं वॉल्यूम यहाँ पे 4 पे एट्रीब्यूट की वैल्यू लेता हूँ, 4 एट्रीब्यूट, ठीक है। और मैं इसमें डाल देता हूँ भैया वॉल्यूम चुनो बिटवीन 0 to 0 and 50 कर देते हैं, हाँ। तो ये मैं यूज़र से बोल रहा हूँ कि भैया वॉल्यूम चूज़ कर लो बिटवीन 0 and 50 के बीच में, ठीक है। ये मैं लेबल अपने इसमें डिस्प्ले कराऊंगा इनपुट से पहले। अब मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। इनपुट पे मैं टाइप जो दूंगा ना रेंज बनाने के लिए, तो वो आप दे सकते हो रेंज, एक वैल्यू होती है प्रीडिफाइन HTML में, वो आप दे दो। और यहाँ पे वाकई सब कुछ सेम रहेगा। आईडी आप दे दीजिए वही जो आपने 4 में दिया है, और इसके बाद नेम दे दीजिए। नेम आप पता ही है आपको क्या करना है नेम में, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम ही दे देता हूँ, और यहाँ पे सेम हमें मिनिमम, जैसे आपको पता है रेस्ट्रिक्शन लगाना है मुझे नंबर्स में, क्योंकि मैं बिटवीन 0 and 50 के बीच में कर रहा हूँ, तो 0 से नीचे नहीं जाने देना चाहता। तो मैं मिनिमम जो वैल्यू दे दूंगा वो मैं दे देता हूँ 0, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो दे देता हूँ 50, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रेंज का। यहाँ कुछ नहीं, आपको रेंज लिखना है। अब दिखता कैसा रेंज वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सेव कर दिया और मैं यहाँ आता हूँ, ये देखिए
ये इस टाइप का रेंज का। अब मैं जैसे ही इसको कम करूँगा ये रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली बैक साइड में। इसको बोलते हैं रेंज। ये 100 हो गया है और ये 0 पे आ गया है। अब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 इसके ब्रैकेट में रजिस्टर होता जाएगा रेंज। बात समझ रहे? तो ये होता है रेंज। तो कई बार हमको कुछ वॉल्यूम के लिए या हम इसमें नंबरिंग कर सकते हैं इसको, और नंबर्स को हम इधर पे चलते हुए भी दिखा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये मैं बताने वाला था कि रेंज लगाना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इस रेंज में नंबर को दौड़ाना, जैसे इस पर अभी नंबर आपको दिख नहीं रहा लेकिन कंप्यूटर बैकएंड में समझ रहा है ये नंबर कितना है, लेकिन आपको डिस्प्ले करवाना है यूज़र्स के लिए तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करा सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लॉजिकली के लिए ही काम आता है, लॉजिकल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये था आपका रेंज करने के लिए, आपको रेंज बनाने के लिए आप रेंज यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मैक्स टू, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा तो वो 100 तक जाएगा, मतलब डिस्प्ले क्योंकि अभी आपको दिखेगा नहीं लेकिन इसकी जो वैल्यू जो है वो 100 तक रहेगी। समझ रहे हो? मैंने यहाँ लेबल 100 नहीं किया है, इसको आप 100 कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 100 तक बंदा ले सकता है, 100 से आगे नहीं जाएगा ये। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टेप डाल दूंगा, जैसे 5 का स्टेप जैसा अपने पिछले में देखा था, स्टेप डालूंगा तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, रजिस्टर जो है स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रेंज के बारे में समझ में आ गया है। और इसके बाद एक और रहता है सर्च, उसके बारे में बता देता हूँ। और ये सब आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अपने अपने तरीके से कंटेंट बना के। एक अभी तक मैंने एक सब कुछ बता दिया, तो आप फॉर्म एक बना सकते हैं जिसमें आप इनपुट एलिमेंट को तो एक्चुअली इनपुट करा सकते हो, है ना। बाकी रेस्ट्रिक्शंस और भी एलिमेंट्स हैं, उस एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में आपको धीरे धीरे कवर करवा रहा हूँ मैं भी। ओके, तो इसके बाद एक और होता है सर्च। मान लीजिए कि जैसे गूगल सर्च होता है, हम अपने वेब पेज पे एक फॉर्म में एक सर्च कुछ करवाना है, तो वो कैसे होगा, सर्च कैसे बटन यूज़ करवा सकते हैं। तो आप लेबल यूज़ करिए, और लेबल मैं यहाँ पे करवाता हूँ कि ठीक है भाई आप गूगल सर्च कर लो, तो मैं जी सर्च करवा देता हूँ, है ना। और मैं डबल यहाँ पे जो कंटेंट डाल देता हूँ वो डाल देता हूँ सर्च ऑन गूगल। ठीक है, लेबल ये मैंने दे दिया कि मैं यूज़र को दिखा रहा हूँ भाई तुमको कुछ ढूंढना है फॉर्म के बीच में, तुम इसमें सर्च कर सकते हो, सर्च ऑन गूगल। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, टाइप जो दूंगा वो दूंगा सर्च। ठीक है, टाइप सर्च दोगे तो सर्च बार बना आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, और आईडी अपना सेम जी सर्च। ओके, जी सर्च दे दिया, और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, और नेम जो है मेरा मैं इसको भी जी सर्च ही दे देता हूँ। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और अभी अपन इसको सेव करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये देखिए, ये इस टाइप से, ये मेरा लेबल मैंने बनाया था सर्च ऑन गूगल। मैं यहाँ पे अगर कुछ भी डालूँगा गूगल और एंटर करूँगा तो ये गूगल खोल देगा। अभी क्यों नहीं काम कर रहा, वो इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि मैंने इसके पीछे कोई जावास्क्रिप्ट लगाया नहीं। ये फॉर्म देखिए, फॉर्म मैं सिर्फ इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये बैकएंड में एक फाइल में रजिस्टर हो रहा है। बात समझिए, ये जो चीज़ें हैं ये अभी सर्च क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे मैंने कोई कोड डाला ही नहीं है। अगर मैं इसको लिंक कर दूंगा, ए लिंक, अब ए लिंक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं लिंक का यूज़ करूंगा और इसके बैकएंड में पीछे कोड में इसमें साथ ए टैग के अंदर इसको कर दूंगा, तो ये इसके आईडी से लेके तो ये गूगल पे पेज खोल देगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको फॉर्म एलिमेंट्स में समझा रहा हूँ, फॉर्म एलिमेंट्स में इनपुट एलिमेंट समझा रहा हूँ। तो इस ऐसे अगर आप कराएंगे तो ये बाकायदा सर्च करेगा आपका। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसके साथ कुछ चीज़ लिंक नहीं करवाई है। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिखूँगा तो भी काम नहीं करेगा, ये यहाँ घूम रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ मैं ऐसे कुछ भी करता था, देखिए ये रोटेट हो रहा है, लेकिन रोटेट होने के बाद ब्राउज़र को समझ में आया पीछे तो कुछ कोड ही नहीं है, तो क्या सर्च करेगा वो। ठीक है, अब इसको आप सिर्फ गूगल सर्च के लिए नहीं, आप मान लो कि अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल को ढूंढना है, मान लो कि xyz
DOC ले लेते हैं, डॉक फाइल, तो उसको भी ये ढूंढ सकता है। तो वो डिपेंड करता है आप इसके पीछे क्या कोड लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इनपुट कर रहे हैं ना, इनपुट में रजिस्टर्ड हो रहा है पीछे हमारी फाइल में, फॉर्म में जब हम एक फाइल ले लेंगे एक्शन करके, मैंने कल आपको बताया था, और मैं एक PHP फाइल को अगर इसमें इंक्लूड करता हूँ, मान लीजिए मेरा form.php मैंने एक बना के रखा है और इसके अंदर मैंने कोड है, form.php के अंदर मैंने कोड बना रखा है जो कि PHP लैंग्वेज में बनाना है। तो मेरा ये जितना भी मैं अभी जो इनपुट करा रहा हूँ ना, ये सब इसके अंदर भी सेम ऐसे खांचे बने हुए रहते हैं कोड के थ्रू, ये सब उसमें जाके फिट हो जाते हैं, समझे। अब मुझे अगर मैं इस सर्च को एक्टिव कर देता हूँ, मतलब इसके पीछे कोड कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ www.google.com पे चला जाए, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखने के बाद वो सर्च हो जाए गूगल पे, तो वो मैं करूँगा तो वो सारी चीज़ें form.php में रजिस्टर्ड हो जाएंगी कि इसने क्या ढूंढा था, कौन सी चीज़ पे लिंक किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सर्च इनपुट के बारे में भी समझ में आ गया। चूंकि हमारा अभी form.php अगर कुछ बना नहीं है, इसलिए ये हमारा काम नहीं करेगा, हमारा form.php नाम की कोई फाइल है ही नहीं, और ना ही मैंने उस पर कोडिंग की, क्योंकि हम अभी PHP के ऊपर टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं। ये एक्शन इसलिए लगाया जाता है एट्रीब्यूट, क्योंकि यही आपके सारे इनपुट्स को इसके अंदर रजिस्टर करेगा, ये कंपलसरी है। फॉर्म अगर बना रहे हो तो एक्शन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चूँकि अभी हमारा PHP का काम नहीं है, हमारा HTML का काम है, और HTML में पता होना चाहिए फॉर्म में क्या क्या चीज़ लगती है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से सर्च भी आपको समझ में आ गया है। फिर कई जगह पे फॉर्म पे आपको पता होगा कि एक और चीज़ यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टेलीफोन नंबर्स। तो टेलीफोन नंबर्स के लिए भी एक प्री डिफाइंड इनपुट है, जिसमें आप सिर्फ टेलीफोन नंबर ही एंटर करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेल लिख देता हूँ, यहाँ पे मिटा नहीं रहा हूँ मैं, इसे 4 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीफोन नंबर्स, ठीक है, या एंटर योर टेलीफोन नंबर्स, ओके। और यहाँ पे टाइप में आप दे दीजिए टेल, टेल मतलब टेलीफोन नंबर्स, और यहाँ पे आप आईडी सेम दे दीजिए टेल, क्योंकि 4 का सेम होना चाहिए, और मैं इसका नाम जो दे देता हूँ टेलीफोन दे देता हूँ, है ना, ओके। और सेव करेंगे और हम देखते हैं क्या आता है। ये कुछ ऐसा आ गया, और यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली नंबर्स के लिए, टेलीफोन नंबर्स को ही लेगा ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है, पैटर्न भी दे सकते हैं कि भाई इसी पैटर्न की उसको इनपुट ले। तो उसके लिए आप, ये सब रेस्ट्रिक्शंस में आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पता हो। तो इसमें पैटर्न मतलब एक पैटर्न हो, है ना, वो एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम इसमें। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पैटर्न यूज़ करता हूँ कि कुछ इस तरीके से STD और जो कोड होते हैं ना उस टाइप से, तो मैं मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, है ना, और उसके बाद एक पैटर्न ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद मैं एक डैश लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं एक और पैटर्न ले लेता हूँ 0 से 9 के बीच में, ओके, और इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये एक पैटर्न मेरा हो गया, ओके। और उसके बाद एक मिनट, ये हो गया 0 9 3 7 इस टाइप से बना दिया, और मैं एक और पैटर्न ले लेता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, 2, है ना, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसमें मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 से 9 के बीच में, ठीक है। और ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप इसको समझिए। मैं यहाँ इसको सेव कर देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ चलता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई चेंजेस अलग से आपको दिख नहीं रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3 7 8 9 9 0 8, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ये यहाँ पे बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ,
ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ, तब भी ये बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट मतलब क्या था, जो हमने यहाँ डाल रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमने जो फॉर्मेट डाल रखा है वो मैच होना चाहिए। क्या है बोल रहा है ये भाई, पहला तो आप 0 to 9 आप कोई नंबर ले लो, है ना, उसके बाद 3 नंबर आप ले सकते हो आगे, डैश लगा के आप 0 to 9 कोई और नंबर ले सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो फॉर्मेट मैं ऐसे डाल रहा हूँ ना, और एंटर करूँगा ना, सबमिट करूँगा ना, तो ये एरर मैसेज आ जाएगा, लेगा ही नहीं वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कुछ इस पैटर्न जो है मैंने ऐसे डाल रखा है। ठीक है, तो पैटर्न अब देखिएगा, मैं इसको डालता हूँ 1 2 3, सॉरी 1 2 3, और मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ 4 5, और इसको डालता हूँ 1 2 3 फिर से। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ले लेगा, क्योंकि अभी हमारा फॉर्म डॉट PHP है ही नहीं है, बना नहीं है, इसलिए वो गेट फॉर्म, लेकिन पहले आपको एरर दे रहा था, वो ले नहीं रहा था। तो ये जो मैंने लगाया ना, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कोड होता है जिससे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैं 0 से 9 के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा हूँ, तो नंबर्स आएंगे, 3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, और 0 to 9 लास्ट में आएगा डैश के बाद। सेम इधर पे भी ऐसे ही है कि या तो 2 नंबर आएगा, ठीक है, फिर 0 to 9 आएगा, फिर 3 नंबर आएगा। समझ रहे हो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। मतलब देखिए 0 to 9 आपने क्या लिया यहाँ पे, मैं इसको बैक करता हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3, है ना, तो 1 2 3 मतलब 0 के 9 के बीच में नंबर्स। 3 मतलब, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है कि जो आपका जो पहला जो कंटेंट है वो 3 का वो होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। ओके, 3 हो, तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट का है। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा टॉपिक नहीं है अभी, क्योंकि बात की बात है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बस समझिए बस। ये 3 का मतलब क्या होता है कि ये जो पहला जो आपने नंबर ले रहे हैं ये 3 वैल्यू में होने चाहिए, ये पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद डैश, तो ये डैश आपका आ गया, कौन सा वाला, ये 1 2 3 के बाद वाला। 4 5 क्या बोल रहा है, 4 5 ये है कि भाई 0 to 9 आप कोई भी नंबर ले लो, लेकिन वो उसकी जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 5 दिया है, 2 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 3 अगर मैं करूँगा तो देखिएगा भी क्या बोलेगा, एंटर करूँगा तो ये प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर, एरर देगा, यूज़र का इनपुट लेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये करली ब्रैसेस में आ रहा है। उसके बाद डैश दिया और हमने बोला कि भाई 0 to 9 3 डिजिट का आप कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ पे हम लास्ट में 3 डिजिट यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आई ना, तो इसको जो बोलते हैं ना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। आप पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत कमाल की चीज़ है, मैथमेटिकल के बहुत सारी चीज़ों को ये सॉल्व करने में बहुत काम आता है रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत वाइड टॉपिक है ये। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि आप आप सोचोगे अगर टेलीफोन नंबर में तो कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे मैं ABCD भी डालता हूँ तो ये नहीं लेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको पैटर्न को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ, अभी मैं देखिए वो लेगा। ठीक है, तो नंबर्स में आप बोलोगे भाई नंबर्स में तो नंबर आना चाहिए, तो आप इसके अंदर पैटर्न के थ्रू इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जैसे अभी मैं अगर दूंगा, अभी मैं एंटर करूँ, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, फिर आप देखिएगा मेरा ABCD दूंगा, एंटर करूँगा या सबमिट बटन दबाऊंगा तो ये सबमिट होगा नहीं, ये एरर जब तक क्लियर नहीं होगा। तो ये बोल रहा है प्लीज़ मैच योर रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसी में, भैया इस फॉर्मेट में ही आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर यूज़र ताकि समझ सके, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 3 4 4 5 6। ठीक है, फॉर्मेट शुड बी एस। ठीक है, मैं ऐसे भी कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। तो
मेरा कस्टमर समझ जो भी यूज़र मेरा फॉर्म भरेगा तो मैं टेलीफोन नंबर मांग रहा, तो मैंने यहाँ बता दिया भाई फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। तो अब क्या करेगा, वो फॉर्मेट को इस तरीके से अपना फ़ोन नंबर डालेगा, ठीक है, इस तरीके से डालेगा, ठीक है। अभी मैं इंटर करूँगा तो ये मेरा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप ये, क्योंकि फॉर्म PHP हमारा बना नहीं है ना, इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि फॉर्म सबमिट कहाँ होगा, हमारा बनाया ही नहीं है कोडिंग ऐसा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा टेलीफोन को लेके आपका, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इस पर मैं आऊँगा बाद में। ओके, तो आज में हमने इनपुट में बहुत कुछ सीख लिया है शायद, है ना। और एक होता है टाइम भी होता है, ठीक है, टाइम होता है, उसको भी मैं फटाफट से कवर कर देता हूँ, ताकि आज मैं इनपुट को मैं सोच रहा हूँ कि ख़त्म ही कर देता हूँ। आप टाइम भी एक चीज़ होता है, उसमें आप यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप टाइम भी आप सिलेक्ट करवा सकते हो। उसके लिए आप जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लेबल दे देता हूँ, है ना, और लेबल में 4 और उसकी वैल्यू जो दे देता हूँ कुछ भी दे देता हूँ, XYZ दे देता हूँ, है ना। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र से बोलता हूँ कि भैया सिलेक्ट करो टाइम, सिलेक्टेड टाइम, ठीक है, टाइम सिलेक्ट करो। और मैं यहाँ पे इनपुट करवा देता हूँ। इनपुट करने के लिए टाइप आपको पता है, और यहाँ पे मैं डालूँगा टाइम, टाइम डालूँगा, इस नीचे सजेशन आ रहा है, और यहाँ पे फटाक से ID डाल दूँगा मैं, और ID में मैं XYZ, ये मेरा ID हो गया। और मैं जल्दी से इसमें नेम एक दे देता हूँ, नेम मेरा हो गया, मैं XYZ दे देता हूँ, है ना, XYZ दे देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो मेरा क्या आएगा, सेव नहीं हुआ, रुकिए, सेव हो गया है, अच्छा इसको बैक करना था, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो क्या आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। सिलेक्ट ए टाइम, अब यहाँ पे आप टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ से जैसे 12 बज रहे हैं 11 मिनट PM, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। तो ये टाइम का एट्रीब्यूट होता है, इसको भी आप यूज ना, ये सब मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में पता हो। फिर एक URL भी होता है, मान लीजिए कि URL अगर आपका कोई URL आपको भरवाना है यूज़र से, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर वीक भरवाना है तो वो भी कर सकते हो, URL मैंने आप ऐसा कर सकते हो। मैं इसका सब कुछ सेम कर देता हूँ, और इसमें मैं जैसे कई बार देखा होगा ट्विटर का आपसे ID पूछते हैं, भाई आपका ट्विटर ID है या आपका कोई वेबसाइट है तो वो दिखा दो। तो मैं यहाँ पे एक लेबल डाल देता हूँ, ऐड योर वेबसाइट, वो भी अपन करवा सकते हैं इस टाइप का अगर बनवाना हो। तो यहाँ पे आपको टाइप URL बस डालना है ना, जैसे यहाँ आ जाता है, बाकी सेम रख देता हूँ क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऐड योर वेबसाइट डाल दिया, अब जैसे मैंने मान लो डाल दिया www.script with deepak.com, ठीक है, एंटर कर दूंगा, प्लीज़ एंटर ए URL बोल रहा है ये, ठीक है। तो URL जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये URL नहीं है, URL होता है HTTPS, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल www.google.com चला गया अभी, ठीक है। तो ये होता है URL, क्योंकि देखिए URL का मतलब ये नहीं होता कि आप www.google.com डालोगे तो ये, तो यहाँ पे एरर बताएगा, प्लीज़ एंटर URL। किसको एरर बताएगा, यूज़र को, क्योंकि URL नहीं डाला सही से। URL डालने के लिए आपको HTTPS डालना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली में तरीका होता है URL लिखने का, मैंने आपको लिंक वगैरह में बताया इसके बारे में, HTTPS के बारे में, ठीक है। तो ये आपको URL ऐड करवाना हो आप उसको भी करा सकते हो, ठीक है। कई बार होता है हमसे पूछते हैं भाई इंस्टाग्राम की ID है तो वो डाल दो, फेसबुक की ID है तो वो डाल दो, वेबसाइट है आपको वो डाल दो। तो इस तरीके से आप रजिस्टर करवा सकते हो URL के थ्रू। और इसके बाद जो एक और आता है वीक, मान लो अगर आपका क्लाइंट्स यूज़र से आपको वीक होता है ना, जैसे मंथ अपन ईयर पकड़े थे, जैसे वीक भी होता है हफ्ता, ठीक है। हफ्ते को अगर सिलेक्ट करवाना हो और साल को सिलेक्ट करवाना हो वो भी अपन कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेबल सब कुछ सेम रखता हूँ,
और मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ कि भाई चलो हफ्ता आप सिलेक्ट करो। हो सकता है हमारे किसी कंटेंट में ऐसा कभी कभी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम ये करने से भी हम ये फॉर्म में ये चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो टाइप जो है ना वो वीक दूंगा बस, जैसे यहाँ ऑप्शन आ जा रहा है, बस सेव करिए और ब्राउज़र पे जाइए और देखिए यहाँ पे सिलेक्टिव वीक पूछा जाएगा। तो आप यहाँ तो मैन्युअली आप डाल सकते हो या आप कैलेंडर के थ्रू भी डालो। कैलेंडर पिकर खोलोगे तो देखिए यहाँ पे वीक का सेक्शन आ जाएगा और मंथ आ जाएगा। तो ये वीक आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो वीक 24 2020, वीक 24 कैसे, क्योंकि ये जो है 24वां हफ्ता है साल का। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो 25वां हफ्ते को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ साल का। ठीक है, तो 2020 साल का 25वां हफ्ता है। तो दिस वीक अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो आज का हफ्ता सिलेक्ट, तो आज 24वां हफ्ता है। आज टोटल 24 हफ्ते हो गए हैं, जनवरी से लेके जून का जो तारीख पे हम बैठे हैं, हम 24वें हफ्ते में। तो ये भी कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइप वीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आज हमने ऑलमोस्ट इनपुट का बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप इसको अच्छे से मन में बिठा नहीं पाएंगे। ठीक है, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी वीडियो को देख के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, और अगर अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो रटिए मत, ये समझिए चीज़ों को, लॉजिक समझिए। क्योंकि अभी CSS पे आएंगे, जावास्क्रिप्ट में आएंगे, तो कितनी चीज़ों को आप रटोगे। रटने से लॉजिक समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने आप चीज़ों को बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले गए हैं, टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा लग गया, तो शायद आप बोर ना हो, लंबी वीडियो ना बने, इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही रखना चाहता था। लेकिन मैं चाहता था कि आज इनपुट को ख़त्म कर दें। ओके, तो इनपुट का ऑलमोस्ट हम लोग इनपुट एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट्स का पहला इनपुट एलिमेंट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। तो आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके कमेंट के जवाब 12 घंटे के अंदर बिल्कुल दूंगा। ओके, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, और शेयर करिए, लाइक करिए, अपने जो भी कॉलीग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अच्छा एक वेब डेवलपर बन सके, है ना। तो आप जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना आप इसको पसंद करेंगे, मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो, जो कि हमारा फॉर्म एलिमेंट्स का कंटिन्यूशन पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।